हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, करते हैं फटाफट देश विदेश भारत के अहम खबरों की तरफ रुख। गुरुवार 28 मार्च वार वीरवार माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा तुला राशि में मौजूद होंगे और दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:50 तक है। राहुल काल 1:58 से 3:51 तक रहेगा। होली के बाद मुंह के बल गिरा सोना चांदी भी उतरा रंग, देखें लुढ़का कहाँ पहुंचे भाव। जी हाँ, सोने की कीमतों यानी आज बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है। सोना आज सस्ता हो गया। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी। सोने के भाव उछलकर 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गए। एक्सपर्ट के मुताबिक सोने और चांदी के भाव में आने वाले समय में और तेजी आ सकती है। हालांकि आज सोने के भाव लुढ़के हैं। एक समय 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा था। सोना 67,000 पार पहुंच गया। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे तो इसके बारे में लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। कोलकाता हवाई अड्डे पर एक डरावनी घटना, 2 विमानों के टक्कर होने से बच निकले। दरभंगा के लिए जा रहे इंडिगो विमान में टैक्सीइंग के दौरान एक स्थिति एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान से टकरा दिया। इससे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के पंख का एक हिस्सा गिर गया और इंडिगो विमान के पंख को नुकसान पहुंचा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के पायलटों को निलंबित कर दिया है और गहन जांच शुरू की है। दोनों विमानों को पूरी जांच के लिए जमीन पर उतारा गया। इस बीच दरभंगा के लिए इंडिगो की उड़ान में देरी हुई, लेकिन यात्रियों को खाने पीने की चीजें दी गई और उन्हें दूसरे विमान में स्थानांतरित किया गया। इंडिगो ने आश्वासन दिया कि यात्री की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे इस घटना की रिपोर्ट डीजीसीए को देंगे। अभिनेत्री जानवी कपूर ने आगामी तेलुगु फिल्म देवरा पार्ट 1 का गोवा में शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गोवा वापस आने की इच्छा जताई है और थंगम के रूप में वापसी की प्रतीक्षा की बात कही। जो उनका किरदार है, इस फिल्म में सैफ अली खान और एनटीआर जूनियर भी हैं। जानवी तेलुगु सिनेमा में RC16 में भी काम कर रही हैं, जिसमें रामचरण, चिरंजीवी, AR रहमान शामिल हैं। अब आपको खबर पूरी बताते हैं। अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट 1 में नजर आने वाली एक्ट्रेस जानवी कपूर ने गोवा में फिल्म का अपना शेड्यूल पूरा कर लिया है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर किया वह गोवा वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जानवी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सूर्यास्त की एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, वापस आने और फिर से थंगम बनने पर इंतजार नहीं कर सकती। फिल्म में जानवी थंगम नामक एक ग्रामीण लड़की की भूमिका निभा रही है। यह फिल्म उनकी तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है और इसमें सैफ अली खान और तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर जूनियर भी हैं। देवरा पार्ट 1 का गोवा शेड्यूल 19 मार्च को शुरू हुआ और इसमें एक गाने का सीक्वेंस भी शामिल था। इस बीच जानवी तेलुगु सिनेमा में आगे बढ़ रही है। वह आगामी फिल्म RC16 में रामचरण के साथ नजर आएंगी। एक्ट्रेस ने RC16 के सेट पर तस्वीर शेयर की थी, जिसमें रामचरण, उनके पिता और तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी और ओस्की ग्रैमी विजेता संगीतकार AR रहमान और अन्य क्रू सदस्य नजर आ रहे थे। बुच्ची बाबू द्वारा निर्देशित RC16 तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री देवरा भाग 1 के बाद जानवी की दूसरी फिल्म है। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी और 13 अन्य लोगों को मुंबई के फोर्ट इलाके में एक हुक्का बार में पुलिस के छापे में पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने मंगलवार की देर रात उन्हें हिरासत में लिया और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन के आरोप में चार्ज किया। बुधवार सुबह तक सभी आरोपियों को नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। छापे के दौरान पुलिस ने 9 हुक्का पॉट्स और कुछ अन्य नकदी जब्त की। इस घटना की जांच अभी जारी है। दिल्ली के एक व्यक्ति और उनके पिता को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक सवारी के लिए अधिक पैसे की मांग करने वाले उबर ड्राइवर द्वारा ठगा गया।
शुरुआत में किराया 340 था, लेकिन ड्राइवर ने प्रतीक्षा शुल्क का हवाला देते हुए 648 की मांग की। संदेह होने के बावजूद व्यक्ति ने भुगतान किया, लेकिन ड्राइवर के फोन की एक तस्वीर ली। बाद में उन्होंने नाम में वर्तनी की गलती और 2 उबर आइकॉन जैसी त्रुटियां देखी। उबर के रिकॉर्ड्स में केवल 127 रुपये जमा होने का पता चला और ग्राहक सेवा से संपर्क करने के बाद उन्हें उसी राशि का रिफंड मिला। 27 मार्च 1994 को मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की। यह मौका उन्हें तब मिला जब नवजोत सिंह सिद्धू गर्दन में अकड़न के कारण खेलने में असमर्थ रहे। टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेंदुलकर से ओपनिंग करने को कहा, जिससे उनके करियर की दिशा बदल गई। तेंदुलकर ने मात्र 49 गेंदों में 82 रन बनाकर भारत को मैच जिताने में मदद की। उन्होंने 344 ओपनिंग हुए 15,000 से अधिक रन और 45 शतक बनाए। सौरव गांगुली के साथ मिलकर तेंदुलकर ने एक यादगार ओपनिंग साझेदारी बनाई, जिसमें उन्होंने 6600 से अधिक रन और 21 शतकीय साझेदारी की। जालंधर से एकमात्र आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह राजनीतिक कदम लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ठीक पहले आया, जो कि 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के विधायक रहे रिंकू ने 27 अप्रैल 2023 को आप में प्रवेश किया था और अगले ही दिन उन्हें आप की ओर से जालंधर संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। बीजेपी में शामिल होने पर रिंकू ने आप की ओर से अपनी पहलों के लिए समर्थन की कमी पर असंतोष व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की प्रशंसा की। उनके कार्यनीति को अपने निर्णय का प्रमुख प्रभाव बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट के बाद क्रिकेट में वापसी पर खुशी जताई। पंत ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 14 महीने की रिकवरी के बाद वापसी की। पेन की उनकी फिटनेस और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भागीदारी के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने पंत के साथ मैदान पर हुई नोक-झोंक को भी याद किया और उनकी खेल शैली की प्रशंसा की। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने चोट के कारण लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वापस एक्शन में देखकर खुशी जताई। ऋषभ पंत ने जैसे ही आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैदान पर वापसी की, पेन ने आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पंत की संभावित भागीदारी के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। पंत की क्रिकेट के मैदान पर वापसी की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, जिसमें उनकी चोट के बाद 14 महीने की लंबी रिकवरी अवधि भी शामिल थी। 23 मार्च को पंत ने पंजाब किंग्स खिलाफ क्रिकेट में वापसी की और बल्ले और दस्ताने दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी पारी में 13 गेंदों पर केवल 18 रन बने, लेकिन पंत का प्रभाव केवल आंकड़ों से परे रहा, क्योंकि उन्होंने एक मैच और एक स्टैपिंग के साथ स्टंप के पीछे ताकत का प्रदर्शन किया। ESPN के अनराउंड द विकेट पर बोलते हुए पेन ने अतीत मैदान पर उनके और पंत के बीच हुई नोक-झोंक को याद किया और कहा कि यह सब यादगार है। उन्होंने इस नोक-झोंक को याद किया और स्वीकार किया कि उन्होंने पंत की खेल शैली का आनंद लिया, जिसकी तुलना में उन्होंने क्रिकेटर के रूप में अपनी आकांक्षाओं की। पेन ने 22 नवंबर से 7 जनवरी तक होने वाले वर्ष के अंत में बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरे पहले फिटनेस में बने रहने की उम्मीद व्यक्त की। IAAMNJJJ उत्तराखंड के गढ़वाल से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन में अंतिम दिन पर्चा भरा। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और पूर्व विधायक मनोज रावत भी शामिल थे। गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने निशाना साधते हुए कहा कि वह जनता के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बलूनी धन के बल पर। उन्होंने 400 पार को एक जुमला बताया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। पूरी खबर
पौड़ी से आपको अब बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन बुधवार को गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोरियाल ने अपना पर्चा भरा। नामांकन के बाद उनका रामलीला मैदान में रैली का कार्यक्रम है। गणेश गोरियाल ने नामांकन पत्र भरने से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक रोड शो निकाला, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। वह पौड़ी के मुख्य बाजार से रोड शो करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि वह पहाड़ों के लोगों के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नाम के लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास जनता का बल है, जबकि दूसरा व्यक्ति धन के बल के माध्यम से चुनाव मैदान में उतरा है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का जनबल, धनबल और भारी पड़ेगा। वह बहुत अच्छे मार्जिन से गढ़वाल संसदीय टीम पर जीत हासिल करेंगे। गणेश गोरियाल ने कहा कि 400 पार सिर्फ एक जुमला है। उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अमरीश अग्रवाल प्रभुदास लीलाधर के अनुसंधान निदेशक के अनुसार भारत का चालू खाता घटा वित्त 2040 की तीसरी तिमाही में घटकर $10.5 बिलियन हो गया है, जो जीडीपी का 1.2% है। यह निर्यात वृद्धि, आयात में कमी, कमोडिटी को कीमतों में कमी, रुपए की मजबूती और विदेशी निवेश के कारण हुआ है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि चालू खाता घाटा में कमी सेवा निर्यात और प्राइवेट ट्रांसफर से व्यापार घाटे की भरपाई को दर्शाती है। अब आपको इस पूरी खबर के बारे में बता दें। प्रभुदास लीलाधर के अनुसंधान निदेशक अमरीश अग्रवाल का कहना है कि बढ़ते निर्यात के साथ साथ कम हो रहे आयात के कारण चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1% से नीचे आने की उम्मीद है। वैश्विक निर्यात मांग में तेजी कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घटकर कम होकर $10.5 बिलियन हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही पर यह $16.8 बिलियन। अमरीश अग्रवाल प्रभुदास लीलाधर के अनुसंधान निदेशक के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में घटकर $10.5 बिलियन हो गया है, जो जीडीपी का 1.2% है। ये निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी, कमोडिटी कीमतों में नरमी, रुपये की मजबूती, सेवाओं के निर्यात और विदेशी निवेश के कारण हुआ है। इनके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि चालू खाता घाटा में कमी सेवा निर्यात और प्राइवेट ट्रांसफर से व्यापार घाटे की भरपाई को दर्शाती है। पूरी खबर नई दिल्ली 27 मार्च INS। प्रभुदास लीलाधर के अनुसंधान निदेशक अमरीश अग्रवाल का कहना है कि बढ़ते निर्यात के साथ साथ कम हो रहे आयात के कारण चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1% से नीचे आने की उम्मीद है। वैश्विक निर्यात मांग में तेजी के कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कम होकर $10.5 बिलियन जीडीपी का 1.2% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में ये $16.8 बिलियन जीडीपी का 2.0% था। तेल समेत दूसरे कमोडिटी की कीमतों में नरमी और रुपये की मजबूती से आयात बिल नियंत्रित हुआ है। इसके अलावा सर्विसेज और विदेशों से आने वाले पैसे ने चालू खाता को समर्थन प्रदान किया है। एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से भी उछाल में मदद मिली। इसके अलावा विश्लेषक ने कहा कि घरेलू स्तर पर मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल से निवेश की संभावनाओं में सुधार के कारण एफडीआई प्रवाह में तेजी आने की उम्मीद है। आगे देखते हुए भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। मजबूत घरेलू परिस्थितियां वैश्विक प्रतिकूलताओं पर भारी पड़ सकती हैं। इनके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा में कमी बेहतर सेवा निर्यात और प्राइवेट ट्रांसफर के साथ उच्च व्यापार घाटे की भरपाई को दर्शाती है। बड़े पैमाने पर एफपीआई प्रवाह और बैंकिंग पूंजी में लगातार सुधार के साथ तीसरी तिमाही में सीएडी फंडिंग सुचारू रही है। INSSKP हिडन छिंदवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य नेता मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने एक दिन पहले नामांकन भरा था। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ की आलोचना की और उनके परिवार पर राजनीतिक वर्चस्व का आरोप लगाया। पूरी खबर छिंदवाड़ा 27 मार्च INS।
मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में से एक छिंदवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने बुधवार को पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर कई आरोप लगाए। छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। नकुलनाथ ने मंगलवार को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बुधवार को भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चा भरा। उनकी रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन भरते समय मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रहलाद पटेल भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित थे। इस मौके पर आयोजित जनसभा में सीएम यादव ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के लोग यहां कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। पहले पिता सांसद और अब बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। बीते 4.5 दशक में आखिर उन्होंने क्या किया, ये छिंदवाड़ा की जनता जानती है। कमलनाथ ने मंगलवार को स्थानीय लोगों से भावनात्मक अपील की थी और कहा था कि उन्होंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा के विकास में लगा दी और परिवार को भी नहीं देखा। इस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि छिंदवाड़ा की जनता सच जानती है। रांची के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में अपराधियों ने राजमोहन पोलू सहित 2 लोगों की घर में घुसकर हत्या कर दी। राजमोहन का आपराधिक रिकॉर्ड था और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद कर रहे हैं, घटना की जांच कर रही है। इससे पहले एक और हत्या कल्याणपुर गाँव में हुई थी। पूरी खबर रांची 27 मार्च INS। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में अपराधियों ने एक घर में घुसकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार दोपहर हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। मृतकों में एक राजमोहन पोलू नामक शख्स है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजमोहन पोलू को हत्या के एक केस में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वह कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर स्थित अपने घर पर रह रहा था। बुधवार की दोपहर अपराधियों ने घर में घुसकर उसे गोली मारी। वारदात की सूचना पाकर पलामू एसपी रेशमा रमेशन मौके पर पहुंची। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले मंगलवार की रात चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 24 घंटे से भी कम समय में चैनपुर इलाके में हत्या की इस दूसरी वारदात से लोग दहशत में हैं।